नमस्ते। दावों और जमीनी हकीकत के बीच आखिर कितना बड़ा फासला हो सकता है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम ठीक इसी बात की गहराई में जाने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम और ईरान के साथ हुए उन 40 दिनों के संघर्ष की। इसके पीछे की भू राजनीतिक सच्चाई क्या है और असली सैन्य परिणाम क्या रहे, चलिए सब कुछ डिकोड करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य संकट से शुरू करेंगे, ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम को समझेंगे, फिर सीधे सैन्य विफलताओं और रणनीतिक चूकों का विश्लेषण करेंगे और अंत में इसके ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ने वाले असर और इस ना जीते जा सकने वाले युद्ध के नतीजों पर बात करेंगे। बस सीधा और स्पष्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्राइसिस। आखिर दुनिया का ये सबसे अहम जलमार्ग अचानक बंद कैसे हो गया? घटनाक्रम को देखें तो चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ीं। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने युद्ध शुरू किया और देखते ही देखते ये क्रिटिकल जलमार्ग बंद हो गया। फिर 8 अप्रैल को जाकर युद्ध विराम पर सहमति बनी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ठीक 4 दिन बाद 12 अप्रैल को अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों पर नाकाबंदी लगा दी। ये टाइमलाइन हमें साफ दिखाती है कि हालात कितनी तेजी से बदल रहे थे। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम। जल मार्ग बंद होने के बाद जो मिलिट्री रिस्पॉन्स आया, चलिए उसकी कुछ बारीकियां समझते हैं। दरअसल कई सख्त अल्टीमेटम देने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इस ऑपरेशन को लॉन्च किया था। इसका मेन गोल था हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य को सैन्य ताकत के दम पर दोबारा खोलना और जो व्यापारिक जहाज वहां फंस गए थे उन्हें सुरक्षित बाहर निकालना। और हाँ, इसकी शुरुआत एक बहुत ही कड़ी चेतावनी के साथ हुई थी कि अगर ईरान ने कोई भी दखलंदाजी की तो उसका जवाब पूरी ताकत से दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से पर, मिलिट्री फेलियर्स यानी सैन्य विफलताएं। दावों से इतर ग्राउंड जीरो पर हकीकत कुछ और ही बयां कर रही थी। अब जरा इस आंकड़े को सुनिए, सिर्फ 50 घंटे, मतलब इतनी सख्त चेतावनियों और बड़े बड़े दावों के साथ शुरू किया गया एक महाअभियान एक वीकेंड से भी कम समय में रुक गया। यकीन करना मुश्किल है ना, लेकिन ये छोटी सी अवधि हमें जमीनी हकीकत की असली तस्वीर दिखा देती है। तो सवाल ये है कि टैक्टिकल लेवल पर असल में हुआ क्या था? बात यह है कि ईरान की तरफ से सीधे सैन्य जवाब मिलने लगे थे। जैसे ईरान ने जल डमरू मध्य में 2 अमेरिकी डिस्ट्रॉयर जहाज़ों पर फायरिंग कर दी। ओमान के तट के पास यूएई के एक टैंकर पर हमला हुआ। यूएई ने ऐसे कुल 2 हमलों की रिपोर्ट दी और इन बढ़ती टेंशन के बीच ये पूरा अभियान अचानक रोक दिया गया, वो भी मिस्टर ट्रंप के अपने बयान के मुताबिक पाकिस्तान के अनुरोध पर। ये बैक टू बैक सैन्य झटकों की एक बहुत ही स्पष्ट श्रृंखला थी। अब बात करते हैं चौथे हिस्से की, रणनीतिक लक्ष्यों से चूक। टैक्टिकल झटकों से थोड़ा पीछे हटकर अगर हम ब्रॉड स्ट्रेटेजिक लेवल पर देखें तो पाएंगे कि कई बड़े लक्ष्य पूरी तरह से निशाने से बाहर ही रहे। सच तो ये है कि अमेरिका अपने किसी भी बड़े गोल को अचीव नहीं कर पाया। सबसे पहला, वो हॉर्मुज़ जलमार्ग को फिर से खोलने में विफल रहा। दूसरा, युद्ध के इन पूरे 40 दिनों में अपने किसी भी घोषित उद्देश्यों को हासिल नहीं कर सका। और तीसरा, 12 अप्रैल को बंदरगाहों पर नाकाबंदी लगाने के बावजूद ईरान से कोई भी ठोस रियायत या कंसेशन पाने में वो पूरी तरह नाकाम रहा। ये एक बिल्कुल साफ तस्वीर है जहां भारी सैन्य दबाव भी कोई मनचाहा रिजल्ट नहीं दे सका। और ये कॉन्ट्रास्ट तब और गहरा हो जाता है जब हम दोनों पक्षों की मांगों को देखते हैं। एक तरफ अमेरिका था जो युद्ध के पहले हफ्ते में बिना शर्त आत्मसमर्पण की बात कर रहा था, लेकिन बाद में उसका रुख नरम पड़ गया और वो एक डील की मांग करने लगा। और दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई का रुख एकदम पत्थर की तरह अटल रहा। उनका साफ कहना था कि वे अपनी मिसाइल और परमाणु क्षमताओं की रक्षा करेंगे और जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण बनाए रखेंगे। सोचिए, एक तरफ बदलती मांगे और दूसरी तरफ बिल्कुल स्थिर इरादे। आते हैं 5वें हिस्से पर, ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेक्स। इन सारी चूकों और विफलताओं का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके दांव बहुत ऊंचे हैं। जो चेतावनी दी गई है वो बहुत ही गंभीर है। अगर ये क्राइसिस ऐसे ही चलता रहा तो अमेरिका और पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को ऐसा नुकसान होगा जिसकी भरपाई शायद ही हो पाए। और अगर किसी वजह से युद्ध फिर से शुरू होता है तो तेहरान जवाबी कार्रवाई में खाड़ी के राजशाही देशों को निशाना बनाएगा। ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए बिल्कुल विनाशकारी होगा। एक तरह से समझ लीजिए कि दुनिया की इकोनॉमी का भविष्य अभी एक बहुत ही नाजुक धागे से लटका हुआ है। और अब हमारे आखिरी हिस्से पर चलते हैं, एक अनविनेबल वॉर
यानी एक ऐसा युद्ध जिसे जीता नहीं जा सकता। देखते हैं इस पूरे संघर्ष का अंतिम निचोड़ क्या है। जीत के तमाम बड़े दावों के बावजूद जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। अमेरिका ये युद्ध नहीं जीत रहा है, और सच तो ये है कि सोशल मीडिया की धमकियां या सैन्य दिखावा इस हकीकत को नहीं बदल सकते। बल्कि इसके उलट तेहरान इस बात को लेकर पूरी तरह कॉन्फिडेंट नजर आता है कि इस युद्ध ने उसी के पल्ले को और भारी कर दिया है। हवाई बातों और ठोस हकीकत के बीच का ये अंतर वाकई बहुत गहरा है। और यहीं से हमारा सोर्स मटेरियल एक बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालता है। दुनिया की इकोनॉमी को खाई में गिरने से बचाने के लिए मैक्सिमम प्रेशर वाली नीति अब काम नहीं करेगी। वॉशिंगटन को इस बात को स्वीकार करना चाहिए और ईरान के साथ एक ऐसी डील की तरफ बढ़ना चाहिए जो आपसी मांगों और एक दूसरे को दी जाने वाली रियायतों पर टिकी हो। तो जाते जाते एक बड़ा सवाल, क्या इस तरह के थका देने वाले युद्ध को वाकई जीता जा सकता है, या फिर विनाश से बचने का अब इकलौता रास्ता कूटनीति और आपसी समझौते ही हैं? इन सब बातों पर जरूर सोचिएगा, और हाँ, हमेशा दावों से परे हकीकत को देखने की कोशिश करते रहिए।